सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर, रिलीजन, कास्ट के नेक्स्ट एस्पेक्ट जिसका नाम है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। यानी कि ये टॉपिक है हमारे समाज का एक बड़ा और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के रूप में जाना जाता है। और ये जो टॉपिक है वो एक प्रकार का सोशल डिफरेंस जो कि समाज में हर हाल में एग्जिस्ट करते हुए हमें मिलता है, और सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के ओवरव्यू में भी हमें रिलीजन और कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट देखते हुए बार बार मिलते रहते हैं। अर्थात अगर बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं सोशल डिफरेंस जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, उससे जुड़े सभी एस्पेक्ट जो कि क्लास 10 सिविक्स में आपका चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। बात करें अब तक की जर्नी की, तो अब तक हमने किन किन टॉपिक्स को पढ़ा, सबसे पहले नजर डालते हैं उन बिंदुओं पे। हमने पढ़ा जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जो सबसे पहला सोशल डिफरेंसेस था, जो सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर था, जिसमें मेल और फीमेल के आधार पर समाज में किस प्रकार से स्टीरियोटाइप बनी हुई है, डिवीजन क्रिएट था, उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, उसका क्या सॉल्यूशन आया। इन सभी टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन जेंडर के आधार पे हुआ था, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हुआ था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जेंडर डिवीजन वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दोनों हमने देखा, क्योंकि इंडियन जो सोसाइटी है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये हमने देखा। उसका क्या, उस पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से महिलाएं किन किन डिसएडवांटेज को, डिस्क्रिमिनेशंस को और ऑपरेशंस को विभिन्न तरीके से फेस करती हैं, ऐसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को हमने इस टॉपिक में पढ़ा। साथ ही साथ जब उसके सॉल्यूशन की बात आई तो महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कराया गया, और उन रिप्रेजेंटेशन की वजह से आज तमाम चीज़ें हमें उसके अच्छे आउटकम्स के रूप में, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के रूप में आज वर्तमान के समाज में हमें देखने को मिलती है। बात अगर आज के टॉपिक करें तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, यानी कि धर्म और धर्मवाद और राजनीति ये कैसे इंटर कनेक्टेड है और इसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले आज के डिस्कशन को। तो लिखा है कि लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस, द डिवीजन बेसिस ऑन द रिलीजियस डिफरेंसेस। एक नए प्रकार के डिफरेंसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कि हमारे समाज में, सिर्फ हमारे समाज में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो हर समाज में एग्जिस्ट करता है। और जिस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पे डिफरेंसेस। हम जानते हैं कि हमारे समाज का जो डिफरेंसेस होता है वो थ्रेटन नहीं होता है, बल्कि जब उस डिफरेंसेस को हम डिवीजन में कन्वर्ट कर देते हैं देन वो डिफरेंस आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू डिवीजन में। तो उसी तरीके से एक डिफरेंसेस आपका है डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन की बात करें। एक पिक्चर आपके सामने दिख रही होगी, इस पिक्चर की बात करें तो जब रिलीजन को हम लोग पॉलिटिक्स के साथ क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, तो यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है थियोक्रेसी, यानी जिसको हम लोग धर्म तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म तंत्र बोलते हैं। यानी कि अगर पॉलिटिक्स में रिलीजन जो है पॉलिटिक्स में रिलीजन जो है इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है, तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। बुरा क्या हो सकता है? धर्म तंत्र जैसी बड़ी चीज़ें जिसमें धर्म को ही सुपीरियॉरिटी दे दी जाए, रोजगार, गरीबी, महंगाई जैसे स्पेशल जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उससे समाज के सभी लोगों का ध्यान जो है हम लोग जो डाइवर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट बन जाता है कि कैसे धर्म में पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में धर्म कैसे इंटरकनेक्ट है, इंटरलिंक है, वो सभी टॉपिक और उन टॉपिक से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट हैं वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। कह रहा है कि दिस डिवीजन, यानी कि जो रिलीजन वाला जो डिवीजन है, इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। कह रहा है कि ये जो डिवीजन है वो जेंडर डिवीजन की तरह यूनिवर्सल नहीं, यानी कि जो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इन दोनों के बारे में कह रहा है कि जो रिलीजन वाला डिफरेंसेस है, जो डिवीजन है, जेंडर की तरह यूनिवर्सल नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं कि हर देश में देखिए मेल और फीमेल के रूप में डिवीजन है, हर देश में डिफरेंसेस हैं, लेकिन हर देश में अलग अलग धर्म हो और उन धर्म में डिफरेंसेस हो ये जरूरी नहीं। मतलब जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, कई सारे धर्म हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस भी हैं और डिविजन्स भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे सिंगल रिलीजन को चलता है, जैसे इस्लामिक कंट्री हो गई, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, हैं और भी धर्म है लेकिन मेजोरिटी में वही हैं। और जैसे कि आपके आयरलैंड का आपका आगे एग्जांपल हम लोग देखने वाले, नदर्न आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन है,
तो इसका मतलब कि अगर कई सारे रिलीजन हैं तो क्या तभी डिफरेंसेस होंगे? तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारे धर्म हैं तो उसमें डिफरेंसेस होना लाजमी बात है। लेकिन ऐसे भी देश में हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं जहां पे सिर्फ सिंगल रिलीजन एग्जिस्ट करता है, वहां पर भी डिफरेंसेस, उस रिलीजन के अंदर सब ग्रुप बन जाते हैं, वहां पर भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। वो चीज़ें ये बता रहा है कि जो ये डिवीजन है वो यूनिवर्सल तो नहीं है जेंडर डिवीजन की तरह, लेकिन फिर भी रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। फिर भी आज वर्ल्ड में चारों तरफ रिलीजियस डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिल जाती है। सो मेनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया having their population followers of different religion। हम जानते हैं कि इंडिया की बात करें या फिर बहुत सारे देशों की बात करें तो वहाँ की जो पॉपुलेशंस होती है अलग अलग धर्मों को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड, इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो डिफरेंट रिलीजन्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि तमाम रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या तमाम रिलीजन एग्जिस्ट करने की वजह से इंडिया में डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, डिफरेंसेस मिल जाती है? तो इसका मतलब जहां पर सिर्फ एक रिलीजन होगा तो वहां पर डिफरेंसेस नहीं होगा। मतलब तो यही निकला कि अगर कई सारे धर्म हैं तो डिफरेंसेस है और एक धर्म है तो डिफरेंसेस नहीं होगा। लेकिन बट कह रहा है कि इंडिया में तो ठीक है, बहुत सारे धर्म है, उसको फॉलो करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, इसकी वजह से डिफरेंसेस है। लेकिन उसका क्या है, किसका, नॉर्दर्न आइलैंड का, कि जहां पे सिर्फ एक ही धर्म है, क्रिश्चियनिटी, फिर भी वहां के लोगों के बीच में सीरियस डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। सीरियस डिफरेंसेस यानी कि उस एक ही धर्म के अंदर भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि चाहे आपके देश में एक रिलीजन हो और चाहे बहुत सारे रिलीजन्स हो, फिर भी डिफरेंसेस कहीं ना कहीं हमें रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिल ही जाती है। सो अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे कि जेंडर डिफरेंस पॉलिटिक्स, जेंडर डिफरेंस को पॉलिटिक्स में क्या किया गया था, एक्सप्रेस किया गया था। जेंडर डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में क्या किया गया था, एक्सप्रेस किया गया था। उसी तरह द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। उसी तरह रिलीजियस डिफरेंसेस को भी प्रायः पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होते हुए हमें देखने को मिल जाता है। तो मन में प्रश्न आता है आखिर कैसे, तो उसका जवाब मिलेगा ऐसे। अगर बात करें रिलीजन और क्या बोल सकते हैं पॉलिटिक्स के इंटरकनेक्शन की, कि किन किन माध्यमों से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन इंटरकनेक्टेड है, या रिलीजन का जो यूज है पॉलिटिक्स में होते हुए देखने को मिलता है, या फिर रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले गांधी जी का एक महत्वपूर्ण कोट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। अब इसको आपको लेना है पॉजिटिव वे में, ना कि निगेटिव वे में। गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि कभी भी धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब ये है कि व्हाट ही मीन बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, बट द मोरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स, एंड ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन। ये उनका मतलब था। मतलब क्या है? गांधी ने कहा था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। इसको भी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कभी भी आपको धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि गांधी जी कह रहे हैं, इनका मतलब ये नहीं, गांधी जी का मतलब ये नहीं कि हिंदुइज्म या फिर इस्लाम को बात कर रहे हैं कि इस्लाम की प्रैक्टिस करो पॉलिटिक्स में, या फिर हिंदुइज्म की प्रैक्टिस करो पॉलिटिक्स में, या फिर किसी और धर्म का यूज करो पॉलिटिक्स में। ऐसा उनका कहने का मतलब नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि जो राजनीति हो वो उन सभी धर्मों की मोरल वैल्यूज, यानी कि जो उस धर्म में उस स्पेशल विशेष, चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, उन सभी धर्मों के जो एथिक्स होते हैं, जो मोरल वैल्यूज होती हैं, जो उसमें सिखाई अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको हमें अडॉप्ट करके तब हमें राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति में हर धर्म
के द्वारा जो अच्छी चीजें बताई जाती है उसको हम लोग एडॉप्ट करके उसका इम्प्लीमेंटेशन राजनीति में करें और तब राजनीति करें तो एक शानदार राजनीति होगी। ये मतलब था गांधी जी का। गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी कहे थे कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये था कि वो कह रहे थे कि जो हर धर्म जो अपने अपने सिस्टम में, हर धर्म का अपना एक सिस्टम होता है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, एक आइडियल्स होते हैं, एक वैल्यूज होते हैं। उन वैल्यूज में जो मोरल वैल्यूज होती हैं उनका हम यूज, जो हर धर्म इन्फॉर्म करता है अलग अलग मोरल वैल्यूज की, उसको लेके हम राजनीति करें। अर्थात पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड, जो पॉलिटिक्स है वो गाइडेड होनी चाहिए बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन। जो धर्म के द्वारा ड्रान होते हैं, धर्म में हमें देखने को मिलते हैं मोरल वैल्यूज, एथिक्स, उन सभी से गाइडेड होनी चाहिए पॉलिटिक्स। ये गांधी जी के कहने का मामला था, कहने का मतलब था। और अगला पॉइंट में हम कह सकते हैं धर्म कैसे जो है पॉलिटिक्स से इंटरकनेक्टेड है। अगले पॉइंट में लिखा है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार वाले लोग हैं, ये लोग अर्ज करते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि इन आवर कंट्री वो डिमांड करते हैं कि दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप, कि गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्टेप लेनी चाहिए। किसके लिए? कि प्रिवेंट किया जाए कम्युनल राइट्स को। किसी भी प्रकार से जो सांप्रदायिक हिंसा होती है, जो धर्म को लेके लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसी किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट को रोकना चाहिए और रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। क्यों? और प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, और धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, यानी धर्म के आधार पे जो कम संख्या में हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। किसको? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप भी उठाने चाहिए। यानी कि ये बोला जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री, हमारे देश के जो मानवाधिकार वाले ग्रुप्स वाले जो लोग हैं, वो ये अर्ज करते हैं, ये बातें कहते हैं कि हमारी सरकार को स्पेशल स्टेप उठाने चाहिए। किसके लिए? कि किसी प्रकार का कम्युनल राइट्स न हो, उसको रोकने के लिए, साथ ही साथ रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वुमेन, आप जानते हैं कि जब भी कोई राइट्स होते हैं तो उसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटी होते हैं वो ज़्यादा विक्टिम होते हैं। वो क्या होते हैं? ज़्यादा विक्टिम होते हैं, क्योंकि संख्या बल जिसका कम होता है तो उसका तो नुकसान, देखिए नुकसान तो सबका होता है, लेकिन जो संख्या बल कम होता है उसके नुकसान की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये बातें कही जा रही है। क्यों? क्योंकि धार्मिक उन्माद एक ऐसी चीज़ है जो नुकसान सबका करती है। वुमेन मूवमेंट हैज अर्ज दैट, ये तो हो गया ह्यूमन राइट्स ग्रुप। धर्म को लेके क्या बातें कर रहे हैं? धर्म राजनीति इंटरकनेक्ट। अगले पॉइंट में वुमेन जो मूवमेंट्स है, जैसे हमने फेमिनिज्म पढ़ा था, फेमिनिस्ट पढ़ा था, कहते हैं कि फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन, कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, वो अपने धर्म के नाम पे, यानी फैमिली लॉ के नाम पे, अपने पारिवारिक कानून का मतलब ये होगा कि उसका धार्मिक मामला है। उसका क्या है? इस्लाम कहेगा कि ये मेरा धार्मिक मामला है, हिंदुइज्म का देगा मेरा धार्मिक मामला है। इस मामले को ना हवाला देकर वो महिलाओं के साथ क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। ये और किसका है? वुमेन मूवमेंट का। चाहे वो वुमेन इस्लाम धर्म की हो, चाहे हिंदुइज्म की हो, चाहे जैनिज्म की हो, चाहे बौद्धिज्म की हो। यानी कि वुमेन मूवमेंट इस बात को अर्ज करते हैं कि फैमिली लॉ के नाम पे सभी जो रिलीजन्स हैं हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। किसके खिलाफ? किसके लिए? किसके साथ? तो वो महिलाओं के साथ। यानी कि चाहे कोई भी धर्म हो, वो फैमिली लॉ के नाम पे, पर्सनल लॉ के नाम पे महिलाओं के साथ क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। जैसे इस्लाम में आपको पता होगा ट्रिपल तलाक वाला सिस्टम, तो ये एक प्रकार से मानवता का मामला है। मानवता का एक अंग महिला भी होती है। और ट्रिपल तलाक में भले आप कह सकते हैं कि मेरा पर्सनल मामला है, फैमिली लॉ के नाम पे हम कर सकते हैं, बट एक महिला के साथ, एक ह्यूमैनिटी के एक अंश के साथ क्या हो रहा है? गलत काम हो रहा है। वहीं पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें तो सती प्रथा एक कुप्रथा थी, जिसमें महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, कुछ गलत तरीके से काम होता था। यानी कि वो भी, अब ये पार्टी कहती थी अपना कि भाई ये मेरा फैमिली लॉ है, इसके नाम पे हम, लेकिन ओवरऑल जो हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशंस, वो हो तो रहा है महिलाओं के साथ। तो महिलाओं का ये अर्ग था, ये लॉजिक था कि भाई सिर्फ आप फैमिली लॉ के नाम पे महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इन सभी लॉ को चेंज करके महिलाओं को मोर इक्विटेबल
बनाना चाहिए। सो ऑल दिस इंस्टेंसेस इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो जितने भी इंस्टेंसेस को आपने देखा, इन सभी इंस्टेंसेस के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। अगले टॉपिक की बात करें, रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। लिखा आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। बात करें आइडियल्स, वैल्यूज किसी भी धर्म की हो, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बौद्ध, जब भी धर्म की बात की जाए तो आप जो है बिल्कुल समझिए विदाउट पार्शियलिटी के साथ आप सोचेंगे कि किसी भी धर्म के धर्म, तो किसी भी धर्म, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उसके अंदर जो आइडियाज होते हैं, आइडियल्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के, वो कहीं ना कहीं शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड people should be able to express in politics their needs, interests, demand as a member of religious community. People should be able to express in politics their needs, interest and demand as a member of religious community. ये चीजें लिखी गई है। And those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppressions. ये दो बातें भी अच्छी लिखी हुई हैं कि people should be able to express, भाई लोगों के अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि वो एक्सप्रेस कर सकें पॉलिटिक्स में, किसको? अपनी नीड को, कंसर्न को, इंटरेस्ट को, और डिमांड कर सकें। डिमांड कैसे कर सकें? एज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, एक मेंबर की तरह कि वो भी रिलीजियस कम्युनिटी के क्या हैं? मेंबर्स हैं, जिसको लेके वो अपने नीड को, कंसर्न को पॉलिटिक्स में उसका डिमांड कर पाएँ। एंड जो लोग पॉलिटिकल पावर को होल्ड करते हैं, पॉलिटिकल पावर में मतलब जो सरकार में होते हैं, जिनके पास सत्ता होती है, जो सरकार में जो पावर को होल्ड करते हैं, शुड सम टाइम बी एबल टू रेगुलेट देयर प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशंस। जिसके पास सत्ता है या जिसके पास पावर है, जिसके पास क्या है? पावर है, उसको क्या चाहिए? उसके लिए क्या बोला जा रहा है कि वो सम टाइम बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन्स, कि वो रिलीजन की प्रैक्टिस कैसे हो रही है इसको वो रेगुलेट करे। कैसे करे? रेगुलेट करे। किसके लिए? टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। अगर किसी भी धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, उस धर्म में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई भेदभाव हो रहा है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी भी कम्युनिटी के प्रति, चाहे वो कोई भी धर्म में, तो जो पावर को होल्ड किया है उसको सम टाइम बी एबल टू रेगुलेट दिस प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन्स। तो किसी भी धर्म में अगर इस प्रकार की अगर प्रैक्टिस हो रही है डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों को लेके, तो उसको रेगुलेट करना चाहिए। किसको? जो पावर को उस वक्त होल्ड कर रहा है। और ये तभी कर पाएगा, दिस पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रंग एज लॉन्ग दे ट्रीट एवरी रिलीजन्स इक्वली। भाई कोई कैसे कर पाएगा? अब आप कहेंगे नहीं ये तो उनका मामला है, अपना करें जैसे मन के, तब नहीं हो पाएगा। अगर आप हर धर्म को ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं एवरी रिलीजन्स इक्वली, हर धर्म को सर्वधर्म समभाव के भाव से आप देखते हैं, तब आप सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करते हैं। जब इक्वली ट्रीट करते हैं तो किसी भी धर्म में अगर आप पावर को होल्ड करते हैं, तो किसी भी धर्म में कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप उसको रेगुलेट करने चाहिए। और आपको रेगुलेट तभी कर पाएंगे जब आप सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे। तो ये बातें कही गई। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है तो एक एस्पेक्ट पैदा होता है, और उस एस्पेक्ट का जब आप सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं तो किसी भी धर्म में कोई समस्या है तो उसको आप हैंडल कर सकेंगे, बिकॉज यू होल्ड द पावर। लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आप पावर होल्ड कर रहे हैं और आप सभी धर्मों को समान नहीं समझ रहे हैं। और जब आप सभी धर्मों को समान नहीं समझेंगे तो वहां पे जो आइडियोलॉजी पैदा होगी वो होगी कम्युनलिज्म। क्या पैदा होगी? कम्युनलिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं संप्रदायवाद। क्या बोलते हैं? संप्रदायवाद। सभी धर्मों को समान समझ रहे हैं तो भाई आप सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, सभी धर्मों को आप समान न बल्कि फिर अपने धर्म को बड़ा समझ रहे हैं, सुपीरियर समझ रहे हैं, तब आपके अंदर एक आइडियोलॉजी पैदा होगी। और उस आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, धर्मवाद। यानी आप सिर्फ और सिर्फ धर्मांध हो चुके हैं, धर्म ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। तो ये एक नया टॉपिक आपका यहाँ से एक नया एस्पेक्ट आपके सामने देखने को मिल जाता है कि द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन द रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। जब आप धर्म को राष्ट्र का आधार मानने लगते हैं, राष्ट्र में तमाम कम्युनिटी हैं, तमाम सोसाइटी है, तमाम उनकी नीड है, तमाम कंसर्न है, तमाम उनकी एक्सपेक्टेशन है, उसको छोड़ के आप सिर्फ धर्म को ही देश का जो है आधार मानना शुरू कर देते हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तब भी आपके अंदर जो विचारधारा पैदा होती है और जिस आइडियोलॉजी आपके अंदर
चढ़ बढ़ के चिल्लाती है, उसका नाम होता है कम्युनलिज्म। क्या बोलते हैं उसको? कम्युनलिज्म। यानी कम्युनल माइंड के अंदर क्या होता है, वो धर्म को कुछ इस तरीके से देखता है एज द सोल बेसिस ऑफ नेशन। ये देश का असली आधार कोई चीज है तो रोजगार, समस्या, वहां के लोग, ह्यूमैनिटी नहीं है बल्कि धर्म है। और जब ऐसी विचारधारा आती है तो ऐसी विचारधारा को हम लोग बोलते हैं कम्युनल माइंड या कम्युनलिज्म। क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म यानी संप्रदायवाद। होता क्या इसमें कि कम्युनलिज्म इज अ सिचुएशन वेयर द बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन्स आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन्स। एक ऐसा बिलीफ डेवलप हो जाना, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी विचारधारा डेवलप हो जाना जिसमें कि ये माना जाए, ये विश्वास किया जाए कि वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड, एक धर्म को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए एज सुपीरियर, कि वो क्या है? सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। यानी जिसके अंदर अगर कम्युनल माइंड है, उसके अंदर कम्युनलिज्म अगर भरा हुआ है तो वो कुछ इस तरीके से अपने धर्म को प्रेजेंट करेगा कि मेरा धर्म यानी उसका धर्म क्या है? सुपीरियर है। किससे? टू दोज ऑफ द अदर रिलीजन। जो भी अदर रिलीजन्स हैं उनसे हमारा धर्म क्या है? सुपीरियर है। तो तब यानी कि आप समझ सकते हैं, अब ये प्रॉपर्टी को पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं कि किन किन विचारधाराओं को अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर पॉलिटिकल पावर को होल्ड करने वाले व्यक्ति के अंदर, तो हम उसको कम्युनल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कम्युनल बोल सकते हैं। कब? जब वो पहली बात मानना शुरू कर दे कि रिलीजन इज द बेसिस ऑफ नेशन, उसके बाद वो मानने लगे कि उसका धर्म जो है सभी धर्मों से क्या है? सुपीरियर है। एंड व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन फॉर डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। और इस पूरे प्रोसेस में एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि स्टेट पावर यानी गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, यानी स्टेट पावर इज यूज्ड टू डोमिनेशन, एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। जब एक रिलीजियस ग्रुप का डोमिनेशन दूसरे रिलीजियस ग्रुप पे कराने वाली पूरी व्यवस्था में, किस पूरे प्रोसेस में स्टेट पावर, क्या स्टेट मशीनरी खुद यूज करने लगे, स्टेट मशीनरी खुद हेल्प करने लगे, तब समझ लीजिए कि पूरी व्यवस्था कम्युनल जो है प्रोसेस हो चुका है, कम्युनल मैनेजमेंट हो चुका है। अब पूरी तरीके से यहाँ पे कम्युनलिज्म फैल चुका है। यानी कि एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेशन स्टेब्लिश कराने में स्टेट पावर खुद यूज होने लगे, तो समझ लीजिए कम्युनलिज्म आपका क्या हो चुका है? पैदा हो चुका है। यानी कि लोगों में बिल्कुल क्या बना दी जाएगी? दूरी बना दी जाएगी। क्या बना दी जाएगी? दूरी। वो भी किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये चीजें हमने देख लिया। इसके बाद अब हम थोड़ा सा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनलिज्म को देखते हैं। कम्युनलिज्म के और भी अदर एस्पेक्ट देखते हैं, क्या क्या होगा। सबसे पहली बात अगर बात करें कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, उसको देखते हैं। कह रहा कम्युनलिज्म में कि द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन religions is expressed in politics in exclusive and partisan term, when one religions and its followers are pitted against another. कह द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट। प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? जब रिलीजन को कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है पॉलिटिक्स में, और वो किस प्रकार से? एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म में। किसमें? एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म में। मतलब समझ लीजिए पूरी विभाजनकारी नीतियों की तरह, मतलब बंटवारे के दृष्टिकोण से अगर धर्म को क्या किया जाए? एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया जाए, तब समझिए कि when one religion and its follower pitted against another, जब एक धर्म के फॉलोअर को दूसरे धर्म के फॉलोअर के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाए और सभी जितने भी धर्म हैं सबको एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म में एक्सप्रेस किए जाने लगे, तब समझ लीजिए कि कम्युनलिज्म पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है। कैसे? जब रिलीजन को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, कैसे कि ये कभी एक नहीं हो सकते, एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म में, और साथ ही साथ एक धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, एक धर्म को जो फॉलो करने वाले जो लोग हैं दूसरे धर्म के खिलाफ क्या हो जाए? खड़े हो जाए, अपोजिट हो जाए। तब समझिए कि कम्युनलिज्म आपका जो है शुरू हो रहा है और कम्युनल पॉलिटिक्स आपकी शुरू हो रही है। अगला एस्पेक्ट क्या है? दिस हैपन व्हेन बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर। ये कब होता है? जब माना जाए कि एक धर्म के जो फॉलोअर्स हैं या एक धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर कंसीडर किया जाने लगे, करवाया जाने लगे। And when the demand of one religious group are formed in opposition to another, and when state power is used to establish the domination of one religious group over the rest, जो कि हमने पढ़ा है।
तो इन सभी एस्पेक्ट से हम बोल सकते हैं, अगर इस सभी एस्पेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर उस देश में, उस व्यवस्था में, उस सोसाइटी में कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जैसे कि पहली बात कि जब धर्म को एक्सक्लूसिव और पार्टीशन टर्म में क्या किया जाने लगे, एक्सप्रेस, और एक धर्म के फॉलोअर्स को दूसरे धर्म के खिलाफ, मतलब इसका फॉलोअर कोई है, इसका कोई फॉलोअर्स है, सभी फॉलोअर्स आपस में क्या हो जाए, अगेंस्ट में खड़े हो जाए। साथ ही साथ ये प्रेजेंट किया जाए कि मेरा धर्म क्या है, तुम्हारे धर्म से सुपीरियर है। साथ ही साथ इस पूरी व्यवस्था में स्टेट मशीनरी, स्टेट पावर का भी यूज होने लगे। तब समझ लीजिए कि उस पूरी व्यवस्था में कम्युनल पॉलिटिक्स घुस चुकी है, यानी कि कम्युनलिज्म पैदा हो चुका है और पूरी तरीके से अपनी चरम सीमा पे है। अब थोड़ी सी 2-3 बातें हम समझ लेते हैं कि एक कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है। ये तो हो गया कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म पैदा कैसे होता है, इन सभी एस्पेक्ट को हम लोग जान लिए। हम लोगों ने जाना कि कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द रिलीजन्स दैट प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटीज। रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटीज। हमने जाना ही कि भाई जब राष्ट्र का जो बेसिस है, किसी भी देश का जो आधार है, वो धर्म को माना जाने लगे, तो वहाँ पे धर्मवाद, धर्मतंत्र आपको देखने को मिल जाएगा और कम्युनिज्म पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब धर्म को ही देश का बेसिस मान लिया जाए, तो वही बातें कर रहा है कि रिलीजन, कम्युनल पॉलिटिक्स किस पे आधारित है, किस आइडिया पर आधारित है। रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, यानी हर समाज का, हर कम्युनिटी की जो बेसिस प्रिंसिपल है वो रिलीजन पे आधारित हो। हर बात सिर्फ धर्म से शुरू हो और धर्म पे खत्म हो, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ये और कम्युनल पॉलिटिक्स को अंजाम कौन देता है, एक कम्युनल माइंड। कौन? कम्युनल माइंड। और कम्युनल माइंड का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा कुछ लाइंस में उसको भी समझते हैं कि कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है। थोड़ा सा उसको 2-4 बिंदुओं के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। सोचता क्या है कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस, कैसे सोचता है एक कम्युनल माइंड, कैसे सोचता है कि द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन्स मस्ट बिलोंग टू द वन कम्युनिटीज। भाई द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटीज, मतलब अगर कम्युनल माइंड मेरे अंदर है तो हम सोचेंगे हम सभी लोग, जितने लोग हैं, सब एक कम्युनिटी के ही एक साथ रहें, और जो अगर साथ हैं तो हम लोग एक कम्युनिटी के ही हैं। मतलब एक धर्म को ही प्रायोरिटी दी जा रही है। किसको दी जा रही है? एक धर्म को ही प्रायोरिटी दी है और कोई साथ है। देखिए, द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन्स मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटीज। अगर एक धर्म कोई फॉलो कर रहा है तो उसको जितने लोग फॉलो कर रहे हैं सब सेम कम्युनिटी के ही होंगे। कोई अदर कम्युनिटी का उस धर्म में नहीं आ सकता, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ है, एक कम्युनल माइंड किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो जितने लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं तो समझ लो सब लोग की कम्युनिटी क्या है, सेम है। सबकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, सेम है। ये सोचता है कम्युनल माइंड। और सोचता क्या है कि द फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। और जितने भी लोग हैं एक कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस है, उस कम्युनिटी को ये माना जाता है कि सबके फंडामेंटल इंटरेस्ट क्या है, सेम है। सबके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम है, जो कि संभव नहीं। आगे हम इसका काउंटर आर्गुमेंट देखेंगे कि कहा रहा है कि द फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, यानी उस अगर एक धर्म वाले हैं लोग तो उन सब में सभी लोगों को, उस धर्म के सभी फॉलोअर्स के जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। एंड इट आल्सो फॉलो दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटीज। अगर कह रहा है कि ये भी चीज को फॉलो करते हैं कि जो लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं वो कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी, वो उस सेम कम्युनिटी से बिलोंग कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर सेम कम्युनिटी से बिलोंग करना है तो आप उसी कम्युनिटी का होना पड़ेगा। अगर आप किसी और कम्युनिटी के हैं तो आप उस कम्युनिटी के कभी नहीं हो सकते। यानी कि अगर ये ग्रुप है, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और इनमें सबके माइंड जो है कम्युनल माइंड है, धर्मवाद सबके अंदर घुसा हुआ है, तो यहाँ पे अगर किसी और धर्म का कोई व्यक्ति है तो वो इस कम्युनिटी का हो ही नहीं सकता। ये सोच किसकी है? यानी कि अगर कोई सोसाइटी में कोई एक विशेष धर्म है तो उस विशेष धर्म का एक अपनी कम्युनिटी है, लेकिन उसमें अगर कोई तीसरा व्यक्ति किसी और धर्म का आ गया तो वो उस सोशल कम्युनिटी का नहीं हो सकता। ये बिलीफ है इसका, एक कम्युनल माइंड का, एक कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस है कि जो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करता है वो सेम सोशल कम्युनिटी का हो ही नहीं सकता। एंड इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव सम कम्युनिटीज, दीज आर सुपरफिशियल एंड इमटेरियल एंड देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है अगर फॉलोअर्स, डिफरेंट रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं और उनके बीच में कुछ भी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ भी समानता है, अगर अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग के बीच में अगर कुछ समानता की आप बात कर रहे हैं कि सब में कुछ ना कुछ समानता है, तो ये बातें जो है पूरी तरीके से सुपरफिशियल है, सतह विहीन बात है, सारहीन बात है, कोई मतलब नहीं इस बात का। क्योंकि अगर डिफरेंट रीजन के हैं तो आप कभी एक हो ही नहीं सकते।
ये किसकी प्रोसेस, किसका थिंकिंग प्रोसेस है? वो एक कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस है। वो क्या सोचता है कि अगर डिफरेंट रिलीजन के आप हैं तो आपके बीच में अगर कम्युनिटीज की बात कर रहा है, कुछ कॉमन चीजों की बात कर रहा है, कुछ समानता की बातें कर रहा है, एकता की बात कर रहा है, तो ये सारी बातें निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं, इसका कोई मतलब नहीं। ये बातें इमैटेरियल हैं। क्या है? इमैटेरियल। कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं कि कम्युनिटीज होंगी अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में, तो ये बात सुपरफिशियल है और इमैटेरियल है। और देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आप एक कम्युनिटी अगर अलग डिफरेंट कम्युनिटीज के हैं तो आप सेम कम्युनिटीज में नहीं रह सकते। अगर रहते भी हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट होगा। ये सोचना किसका है? कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस एंड कम्युनल माइंड का। एंड इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड टू द बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विदाउट वन नेशन, विद इन अ वन नेशन। और कम्युनल अपने चरम सीमा पे कैसे आता है? एक कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस रखने वाला व्यक्ति, एक कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस क्या कहती है, एक कम्युनल माइंड कैसे सोचता है, इसका जब एक्सट्रीम फॉर्म चरम सीमा पे कैसे आके सोचता है कि अगर कम्युनलिज्म बात करें इसकी बिलीफ की कि द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, अगर कुछ लोग अलग अलग धर्म को मतलब अलग अलग धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग धर्म से संबंधित हैं, तो वो कभी भी कैन नॉट लिव एज ए इक्वल सिटीजन, वो समान नागरिक की तरह कभी भी एक साथ एक देश में रह ही नहीं सकते। ये तो बड़ी अंदर तक सोच रहे हैं कि मतलब एक देश में अलग अलग रहे तो सिर्फ एक धर्म वाले रहे, तो क्या एक धर्म रहेंगे तो उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। नदन आइलैंड हमने शुरुआत में पढ़ा कि अगर आप एक धर्म जिसकी बात कर रहे हैं तो एक धर्म भी अगर पूरे देश में है तो भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आप जो है डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कभी भी एक साथ एक देश में एक साथ एक नागरिक की तरह रह ही नहीं सकते। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ थिंकिंग है किसकी? कम्युनल माइंड की। एंड आइदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेटेड, या तो उन दोनों में से, अगर कई कम्युनिटी है तो या तो उसमें से कोई डोमिनेट करेगी दोनों में से, आइदर द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म अ डिफरेंट नेशन, या तो अगर दो कम्युनिटी है किसी देश में तो कभी साथ वाली बात होनी नहीं चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए, कभी एक साथ एक देश में एक नागरिक की तरह एक साथ नहीं रह सकते। और अगर है भी तो आइदर वन ऑफ देम हैज टू बी डोमिनेटेड, तो उसमें से कोई एक क्या करेगी? डोमिनेट करेगी, या तो अगर डोमिनेट नहीं कर पाई देन दे हैव टू फॉर्म अ डिफरेंट नेशन, तब वो दूसरा राष्ट्र बनाएगी। लाइक दैट भारत पार्टीशन का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, जिसमें कि इंडिया में मेजोरिटी कम्युनिटी थी हिंदू और माइनॉरिटी में थी मुस्लिम। दोनों में आपका जो है टसल क्रिएट होता है, पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आपका शुरू होता है। अब जब ये शुरू होता है तो आइदर वन ऑफ देम हैज टू बी डोमिनेटेड, जिसके अंदर कम्युनल माइंड है वो डोमिनेट करना चाहेगा, डोमिनेट अगर नहीं कर पाएगा तो सेपरेट नेशन बना देगा। तो देखने को मिल गया भारत और पाकिस्तान के सिस्टम में। तो ये चीजें इसमें कही गई। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, कैसे एक कम्युनल माइंड सोचता है कि सब लोग जो एक कम्युनिटी बनाने वाले लोग सब एक जैसे हों, सबके फंडामेंटल क्या हो? सेम हो। डिफरेंट रीजन वाले कभी एक साथ नहीं एक सोशल कम्युनिटी नहीं बना सकते, और उनके बीच में कुछ कम्युनिटीज हैं तो बिल्कुल ये सब अर्थविहीन बातें हैं, बेमतलब की बातें हैं। और ये सोचते हैं कि डिफरेंट रीजन के लोग कभी एक साथ एक देश में एक नागरिक की तरह रह ही नहीं सकते, और रहते भी हैं तो आइदर वन ऑफ देम हैज टू बी डोमिनेटेड, या तो वो डोमिनेट करेगा या तो सेम सेपरेट नेशन बना देगा, डिफरेंट नेशन बना देगा, लेकिन कभी साथ नहीं रहने चाहिए। तो ये हमने देख लिया। लेकिन अब जो है काउंटर आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि जो ये कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस है क्या सही है, तो उसके लिए कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस के लिए काउंटर आर्गुमेंट क्या है एनसीईआरटी ने प्रस्तुत किया है, जिसमें लिखा जा रहा है क्या क्या, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कम्युनलिज्म से आपका कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस है उसका जो है काउंटर आर्गुमेंट कि क्या जो बातें कही गई वो पूरी तरीके से एकदम 100% सत्य है। तो एक बार उसको देखते हैं। कह रहा है कि जो द थिंकिंग प्रोसेस दिस बिलीव इज फंडामेंटली फ्लॉड। कौन सा बिलीव? कम्युनल के जो बिलीव है वो पूरी तरीके से फंडामेंटली फ्लॉड है, गलत है, पूरी तरीके से क्या है? गलत है। People of one religions do not have the same interest and aspiration in every context. अगर एक परिवार की ही बात कर दो तो एक परिवार के लोग एक ही ब्लड के होते हैं, और क्या उन एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं क्या सबकी थिंकिंग प्रोसेस एक होती है? एक छोटे से परिवार की बात कर लीजिए, तो फिर एक धर्म की बात कर दें, एक कम्युनिटी की बात कर दें, तो उस कम्युनिटी में हजारों लाखों लोग हैं, तो क्या सबके थिंकिंग प्रोसेस एक हो सकते हैं क्या? सबके इंटरेस्ट एक हो सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल।
इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो वही बातें कर रहा है कि पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट। एक धर्म के सभी लोगों के क्या इंटरेस्ट कभी एक हो ही नहीं सकते, नहीं होते हैं। एंड एस्पिरेशन एवरीडे काउंट, चाहे वो नीड हो, एक्सपेक्टेशन हो, इंटरेस्ट हो, एस्पिरेशन हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट की बात करें, प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें, तो एक धर्म के सभी लोगों के इंटरेस्ट एक जैसे हो ही नहीं सकते। जबकि उसमें क्या कहा था कि उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसके? एक कम्युनिटी के, एक धर्म के, एक जैसे समुदाय के लोगों के फंडामेंटल इंटरेस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जबकि ये कह रहा ना, peoples of one regions do not have the same interest and aspirations in every context। हर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एक धर्म के सभी लोगों के इंटरेस्ट, बिलीव, एस्पिरेशन एक जैसे भी नहीं हो सकते। Everyone has several other roles, positions and identities। हर व्यक्ति के अलग अलग रोल्स होते हैं, पोजिशंस होते हैं, पहचान होती है। सभी लोग अलग होते हैं, चाहे एक ही धर्म के अंदर की बात कर लो, उस एक धर्म में अलग सब यूनिट की बात कर लो, या फिर कोई एक धर्म के अंदर कोई जाति है, उस जाति के एक जाति के सभी लोगों की बात कर लो, वो सब भी एक नहीं हो सकते। सबके फंडामेंटल इंटरेस्ट एक नहीं हो सकते। सबके एस्पिरेशंस, सबके जो है रोल्स, सबके पोजीशंस और सबकी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। And there are many voices inside every community। कर हर कम्युनिटीज के अंदर, हर कम्युनिटी चाहे कोई धर्म हो, उस पूरे हर कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, यानी बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं। एंड ऑल दिस वॉइसेस हैव टू राइट टू बी हर्ड। और सभी आवाज़ के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनको सुना जाए, उनको क्या किया जाए, सुना जाए। और अगर आप एक कम्युनल माइंड की बातों को सुन के या फिर कम्युनल प्रोसेस को फॉलो करने का प्रयास भी करते हैं, तो देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन्स टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट अदर देन रिलीजन इज बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन द कम्युनिटीज। अगर ये मान लो कोई धर्म है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, और हम जान चुके हैं कि सबके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकते, और आपने अगर सोच लिया कि सबके फंडामेंटल इंटरेस्ट क्या है, एक है, और एक जैसे कानून को, एक जैसे नियम को, एक जैसे चीज़ों को समझ के आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए, तो हो सकता है जो आप कानून 10 लोगों के लिए हितगर ला रहे हैं, तो 12वें व्यक्ति या 11वें व्यक्ति की एस्पिरेशन वो हो ही नहीं, उसकी एस्पिरेशन अलग हो और आप उसको नहीं सुन रहे हो। यानी कि आप 10 लोगों का एक जैसा सोच सकते हैं, 10 लोगों को के लिए एक जैसा काम करके 10 लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, सबको आप एक तरीके से एक लेवल से एक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सबके अपने अलग अलग रोल्स होते हैं, पोजिशंस होते हैं, आइडेंटिटीज़ होते हैं। और अगर आप एक कम्युनल माइंड होकर सबको एक कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों को एक समझ के एक जैसी बातों को इम्पोज करते हैं, तब बहुत सारी आवाज़ को आप बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन द कम्युनिटीज़। तो उस कम्युनिटी की बहुत सारी आवाज़ों को आप दबा देंगे, यानी बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होंगी जिनको आप नहीं सुनेंगे, तब वो खुद धीरे धीरे आपसे एलिनेटेड फील करेंगी, क्योंकि आप अपने इस कम्युनल थिंकिंग के नशे में बहुत सारी आवाज़ों को क्या कर देंगे, दबा देंगे। यानी सबको एक तराजू में तोलना इज़ नॉट पॉसिबल। ये बातें कही गई काउंटर आर्गूमेंट में, किसके, कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस के लिए काउंटर आर्गूमेंट में बातें कही गई कि जो कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस है, एक कम्युनल की जो विचारधारा है, वो पूरी तरीके से फंडामेंटली फ्लॉड है। क्या है? फंडामेंटली फ्लॉड है। तो ये चीजें हमने देख लिया। अब जो अगली पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि कम्युनल कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म कैसे अलग अलग फॉर्म्स लेता है, कम्युनलिज्म कैसे अलग अलग फॉर्म्स लेता है पॉलिटिक्स में। कम्युनलिज्म कैसे अलग अलग फॉर्म्स लेता है पॉलिटिक्स में। ठीक है, पहले पॉइंट की बात करें कि द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीव्स। कम्युनलिज्म हमें अपने आसपास हमेशा देखने को मिल जाता है, सभी लोगों के आसपास देखने को मिल जाता है, और सबसे बड़ा जो उसका सबूत है वो एवरीडे बिलीव्स, जो हर दिन का हमारा बिलीव्स है, जो जीने का एक सिस्टम है। हर धर्म को देख के एक उसके अंदर उसके प्रति पहले से स्टीरियोटाइप को डेवलप रखे रहना, वो एवरीडे बिलीव्स में आता है, जिसमें हम एक धर्म के प्रति पहले से ही एक विचारधारा सेट किए रहते हैं। वो उस धर्म वाला व्यक्ति हमारे प्रति एक विचारधारा को सेट किए रहता है।
तो जो एवरीडे बिलीव्स है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमें दिखाता है कि यहाँ पे द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। जो हमारा एवरीडे बिलीव्स है उसमें कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि दिस इन्वॉल्व्स रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिसेस, हर धर्म के प्रति जो पूर्वाग्रह है, स्टीरियोटाइप्स है ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ रिलीजन्स ओवर द अदर। जैसे कि हम मान लें किसी धर्म के प्रति हमारा पूर्वाग्रह कि धर्म ऐसा ही होता है, प्रेजुडिसेस है, किसी धर्म को लेके हमने उसके प्रति स्टीरियोटाइप बनाई हुई है, या फिर हमने मान लिया कि अपना धर्म क्या है या फिर मेरा धर्म क्या है, सुपीरियर है। तो ऐसे जो प्रेजुडिसेस हैं, जो एवरीडे बिलीव्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें हर दिन देखने को मिल जाता है क्या, कम्युनलिज्म। तो हमने पढ़ा कम्युनिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, कैसे कम्युनिज्म अलग अलग फॉर्म्स लेता है। तो सबसे पहली बात तो वो एवरीडे बिलीव्स के रूप में हमेशा इन्वॉल्व रहता है। इसमें हम एक धर्म के प्रति प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज और ये मानना कि उसका धर्म उस धर्म से क्या है, बेहतर है या सुपीरियर है, ऐसे बिलीव्स डेवलप रहते हैं हर व्यक्ति के अंदर। और वो एवरीडे इन सब चीज़ों के साथ वो अपने जीवन यापन करता है, वो अपने जीवन की पूरी व्यवस्था करते करते इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करता है। एंड ए कम्युनल माइंड्स ऑफन लीड टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ऑन रिलीजियस कम्युनिटीज। एक कम्युनल माइंड हमेशा इस बात को लीड करता है, इस क्वेश्चन को लीड करता है कि उसका क्या हो, पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, उसका क्या हो, पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, किसके ऊपर, वंस ऑन रिलीजियस कम्युनिटीज, उसकी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसी का पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, उसी का क्या हो, पॉलिटिकल डोमिनेंस हो। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी दिस टेक अ फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस and for those belonging to the minority community it can take the form of desire form of separate political units। ये भी जस्ट हमने पढ़ा भी। हर एक कम्युनल माइंड इस बात का खोज करता है, इस बात पे लीड करता है, इस बात को करना चाहता है कि क्या उसकी कम्युनिटी का पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, उसकी कम्युनिटी का क्या हो, पॉलिटिकल डोमिनेंस हो। अब इसको वो दो तरीके से करता है, या तो वो कम्युनिटी जिसके अंदर कम्युनल माइंड है या कम्युनल थिंकिंग है या कम्युनलिज्म भरा हुआ है, या तो वो कम्युनिटी मेजोरिटी कम्युनिटी होगी उस देश में, या तो वो कम्युनिटी उस देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी में होगी। अगर मेजोरिटी में है, अगर क्या है, मेजोरिटी में है, तो मेजोरिटी में है तो आप जानते हैं कि वो किस पॉलिसी को फॉलो करेगी, लाइक दैट श्रीलंका, मेजोरिटेरियन मेजर्स को ज़्यादा रहेगी, दबा देगी, क्योंकि उसके अंदर कम्युनलिज्म भरा हुआ है, उसको वो धर्मांध है, धर्म को लेके ही वो हर चीज़ सोचता है। तो अगर वो कम्युनिटी जो चाहती कि मेरी कम्युनिटी का पॉलिटिकल डोमिनेंस हो, तो वो मेजोरिटेरियन अगर ज़्यादा है देश में तो मेजोरिटेरियन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेगी, फॉलो करेगी। और अगर वो माइनॉरिटी में है, कम है उस देश में, तो भी साथ नहीं रहेगी, अगर डोमिनेंस नहीं कर पाएगी तो सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बना देगी, अलग देश बना देगी, लाइक दैट इंडिया पाकिस्तान। वो सेपरेट लेकिन साथ नहीं रहेगी। ये बातें हमने दूसरे पॉइंट में देखे, पहले और दूसरे पॉइंट में, कि कम्युनिज्म कैसे अलग अलग फॉर्म्स लेता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इन अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। जो अलग अलग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होते हैं, राजनीतिक जो एकीकरण होता है, जुटाव होता है, ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल। ये जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है ये भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म ही है, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है। यानी कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल एरिना में जब कोई इलेक्टोरल सिस्टम आता है, चुनाव आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को फील करते होंगे, जैसे कि दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल्स, पवित्र सिंबल्स का है। हर धर्म के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे सिख हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, सभी धर्मों के अपने अपने सेक्रेड सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में खूब इस्तेमाल होता है। जब इलेक्शन का एरा आता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आता है, जब इलेक्शन का समय आता है, रिलीजियस लीडर, हर धर्म में धार्मिक गुरु होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए। यानी कि धर्म का प्रयोग, धर्म का यूज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए भी किया जाता है। और इमोशनल अपील, हर धर्म का व्यक्ति इमोशनल अपील करता है, जिससे कि इमोशनल सेंटिमेंट को हिट कर पाए, उस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनकी इमोशनल सेंटिमेंट को ट्रिगर कर पाए। एंड प्लेन fear in order to bring the followers of one regions together in the political arena।
यानी इन सभी चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है जिससे कि पॉलिटिकल एरिना में प्लेन फियर, डर दिखा के, इमोशन अपील करके, सेक्रेट सिंबल का इस्तेमाल करके, रिलीजियस लीडर्स का यूज करके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर पाए, लोगों को इकट्ठा कर पाए। एंड इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें तो दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट टू इमोशन ऑफ द वोटर्स वन रीजन्स इन द प्रेफरेंस टू अदर। एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करके, इमोशनल अपील करके, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में खूब दबा के इस्तेमाल होता है फॉर द वोट बैंक। किसके लिए? वोट बैंक। यानी कि इस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में भी कहीं ना कहीं रिलीजियस सिस्टम का खूब भरपूर इस्तेमाल होता है। रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो खूब इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें हमने देखा कि कैसे कम्युनिज्म अलग अलग फॉर्म्स लेता है पॉलिटिक्स में, तो इसमें भी हमने देख लिया। फिर लास्ट में हमने देखा कि समटाइम्स कम्युनिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। कभी कभी कम्युनिज्म अपने एकदम अगली फॉर्म को ले लेता है, बड़े ही क्रूर चेहरे को ले लेता है, जिसमें कि वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान सफर्ड करते हैं सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशंस, द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। चाहे वो पार्टीशन का दौर हो, चाहे वो पार्टीशन का दौर हो, चाहे फिर आफ्टर पार्टीशन की इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस का टाइम हो, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम हो, दोनों समय में इस कम्युनल वायलेंस की वजह से बहुत वर्स्ट कंडीशन इंडिया में देखने को मिल जाती है। वही कह रहा है कि आपका इंडिया और पाकिस्तान सफर करते हैं क्या, सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, और पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करते हैं तो भी लार्ज स्केल पे कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। कम्युनल वायलेंस इंडिया और पाकिस्तान में धर्म को लेके मिल जाते हैं और आज भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यानी हम समझ गए कि रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, खूब भरपूर इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स में रिलीजन्स का। तो किसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का जो सॉल्यूशन है, कम्युनलिज्म का जो सॉल्यूशन है वो है सेक्युलरिज्म। क्या है? सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म, धर्मवाद का जो उपाय है धर्मनिरपेक्षता। जब देश हर चीज में देश का जो बेसिस है धर्म को माना जाए तो वहाँ पे धर्मवाद पैदा होता है, कम्युनलिज्म पैदा होता है। और लेकिन जब धर्म को देश से अलग कर दिया जाए, यानी सेपरेट कर दिया जाए, धर्म हो लेकिन धर्म से राष्ट्र की जो व्यवस्थाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, जो पॉलिटिकल एरिना है, जो पॉलिटिक्स है, वो उससे अलग हो जाए, तब उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म। यानी कि सेक्युलर स्टेट इसका क्या है? उपाय। सेक्युलर स्टेट इसका क्या है? उपाय। किसका? एक कम्युनलिज्म का जो उपाय है वो है सेक्युलरिज्म। क्या है? सेक्युलरिज्म। यानी कि कम्युनलिज्म was and continue to be one of the major challenge to the democracy of India। हम जानते हैं कि जो कम्युनलिज्म है वो बहुत बड़ा चैलेंज है इन आवर कंट्री, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए। सो द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। तो जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो इस चैलेंज से बहुत ही इस बात से सावधान थे। दैट्स वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। इसलिए उन्होंने सेकुलर स्टेट के मॉडल को अडॉप्ट करा। एंड दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट वी स्टडी लास्ट ईयर। यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उस बात से अवेयर थे कि देश में ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए अपने संविधान में जो प्रोविजंस या जिस मॉडल का इस्तेमाल किया वो सेकुलर स्टेट वाला मॉडल था कि हमारा जो राष्ट्र है किसी धर्म विशेष को फॉलो नहीं करेगा। तो कैसे क्या होगा? यानी कि कम्युनिज्म क्या होता है? जिसमें स्टेट इंटरवीन करे, स्टेट सरकार देश व्यवस्था पूरी तरीके से रिलीजन के साथ हो, रिलीजन को ही देश का सोल बेसिस माना जाए, रिलीजन को लेकर राजनीति हो। लेकिन जब सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट ऐसी व्यवस्था हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। क्या बोलते हैं? सेक्युलर स्टेट। यानी जब रिलीजन और स्टेट दोनों क्या हो जाए? अलग हो जाए, यानी सरकार जो है धर्म की राजनीति न कर पाए, तो उसको बोलते हैं सेक्युलर सिस्टम या सेक्युलर स्टेट या सेक्युलरिज्म। सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेकुलरिज्म किस बात को रेफर करता है? कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट यानी गवर्नमेंट मशीनरी से धर्म क्या हो? अलग हो। यानी धार्मिक जो मुद्दा है वो सरकार का ना हो, लेकिन किस किस पायदान पे हो उसको भी हम लोग देखेंगे। यानी कि सेकुलरिज्म रेफर टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट।
and it means that the state should not discriminate among its citizens on the basis of religion। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, स्टेट नहीं कर सकता किसके आधार पे, अपने नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पे कभी भी वो रिलीजन के आधार पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अर्थात कह रहा है कि mean that state should not be discriminate among its citizens, यानी अपने नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता, किसके आधार पे, धर्म के आधार पे। एंड इट शुड नाइदर इंकरेज नॉट डिस्करेज द फॉलोअर्स ऑफ एनी रिलीजन, वो ना ही किसी धर्म के फॉलोअर्स को इंकरेज करेगा ना ही वो डिस्करेज करेगा। वो किसी धर्म के, अपने देश में अपने नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। धर्म और राज्य दोनों, धर्म और सरकार राज्य धर्म, ये सारी व्यवस्थाएं क्या हो, सेपरेट हो। साथ ही साथ कोई भी सरकार अपने देश के नागरिकों के बीच में धर्म को लेकर भेदभाव न कर पाए, और साथ ही साथ ना ही सरकार और उसकी जो मशीनरी है किसी धर्म विशेष को इंकरेज करे, ना ही किसी धर्म विशेष को डिस्करेज करे, तब कॉन्सेप्ट पैदा होता है सेकुलर स्टेट का। और यही अगर कहीं देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं वहां पे व्यवस्था कैसी है, सेक्युलरिज्म है, वहां पे हमें सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, कि देयर इज नो ऑफिशियल रीजन्स फॉर द इंडियन स्टेट। हम भारत की बात करें तो भारत एक सेकुलर स्टेट है। हाउ कैन वी से दैट, कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, तो पहला पॉइंट लिखा है कि देयर इज नो ऑफिशियल रीजन्स फॉर द इंडियन स्टेट। भारत के इंडियन स्टेट्स के लिए कोई भी, यानी कि भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं, जैसे कि श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है बौद्ध धर्म, और भी तमाम कंट्रीज जहाँ पे धर्म विशेष का देश माना जाता है कि इस देश में इस धर्म का बोला वाला है, इस देश में इसी धर्म, यही धर्म का ही देश है। लेकिन इंडिया किसी धर्म विशेष का देश नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियल रीजन फॉर द इंडियन स्टेट। भारतीय व्यवस्थाओं के लिए कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बुद्धिज्म आपका श्रीलंका में देखने को मिलता है, इस्लाम जो है पाकिस्तान में देखने को मिलता है, वही क्रिश्चियनिटी हमें इंग्लैंड में देखने को मिलती है। तो हमारे संविधान ने किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया हुआ है। जैसे किसी भाषा को, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में, कि किसी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया और सभी भाषाओं को एकोमोडेट कर दिया, उसी तरीके से किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है हमारे संविधान ने। And the constitution provide to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religions or not to follow any। और हमारे संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है, ऐसे प्रोविजंस लाए हैं, ऐसी व्यवस्थाएं प्रोवाइड की हैं अपने नागरिकों के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करी हैं कि चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स हो या कम्युनिटीज़ हो, वो स्वतंत्र है किसके लिए, प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और प्रोपगेट करने के लिए। चाहे किसी धर्म को प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे या प्रोपगेट करे या फिर ना करे, इसके लिए कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कम्युनिटीज़ किसी भी सरकार के द्वारा बाधित नहीं है, वो फ्री है। वो क्या है, फ्री है किसी धर्म को प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। माने या ना माने किसी धर्म को, ये उस इंडिविजुअल की, उस कम्युनिटीज़ के ऊपर, उसके माइंडसेट के ऊपर है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दूसरा पॉइंट, यानी इस दोनों पॉइंट की वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। एंड द थर्ड वन पॉइंट इज दैट कि द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। संविधान ने कुछ इस तरीके से व्यवस्था बनाई है कि धर्म के ग्राउंड पे, यानी धार्मिक रूप से किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम the constitution allow the state to intervene in the matter of religions in any order to ensure equality within the religious communities, for example it ban the untouchability। और साथ ही साथ धार्मिक मामलों में स्टेट कभी इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन इंटरवीन करेगा भी कब, इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए। जैसे इस्लाम में आपका ट्रिपल तलाक था, तो ये एक कम्युनिटी, उसी चूंकि ये फैमिली लॉ था, उसके नाम पे वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, इक्वलिटी नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट महिलाओं के साथ नहीं हो रहा था। तो इस जैसे मामलों पर वहाँ पर स्टेट यानी गवर्नमेंट मशीनरी इंटरवीन करेगी। जैसे हिंदुज़म में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी, तो ये एक गलत चीज़ थी, तो इसको भी रोकने के लिए सरकार भले ही धार्मिक मामला था, इस फैमिली लॉ के नाम पे ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन सरकार उसमें तब इंटरवीन करती है। सरकार इंटरवीन तो नहीं करती किसी धार्मिक मामलों में, लेकिन इंटरवीन कब करती है, जब उसको धार्मिक रूप से किसी भी कम्युनिटी के बीच में इक्वलिटी क्या करना हो, इंश्योर करना। उस धर्म के अंदर कोई अगर दिक्कत चल रही है तो ऐसे उस धर्म के अंदर इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए सरकार इंटरवीन करती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। क्या है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट।
So understood in this sense, secularism is not just an ideology of some parties or person. This idea constitutes one of the foundation of our country. तो हमने सेकुलरिज्म की इस आइडियोलॉजी को पढ़ने के बाद हमें समझ चुके हैं कि ये जो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी है, जो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी है, ये कुछ पार्टी या फिर कुछ पर्सन की आइडियोलॉजी नहीं है, ये हमारे देश का फाउंडेशन है। दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे देश का फाउंडेशन है, ये हमारे देश का क्या है, फाउंडेशन है। एंड कम्युनिज्म शुड नॉट बी सीन एज द थ्रेट ऑफ सम पीपल इन इंडिया। और बात करें अगर कम्युनिज्म की, तो वो शुड नॉट बी सीन, उसको आप ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि वो कुछ लोगों का या फिर जो है कुछ लोगों का, भारत के कुछ लोगों के लिए वो थ्रेट है। वो आप कम्युनिज्म को इस तरीके से नहीं देखेंगे कि भारत के कुछ लोगों के लिए वो क्या है, थ्रेट है। इट थ्रेटन द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। ये भारत की आइडिया के लिए ही खतरा है। ये कोई भारत में रहने वाले कुछ लोगों के लिए खतरा नहीं है, ये भारत जैसे देश की विचारधारा के लिए ही खतरा है। कौन सा, कम्युनिज्म। एंड दैट्स व्हाई कम्युनिज्म नीड टू बी कम्बैटेड। सो इसलिए जरूरत हो जाती है कम्युनिज्म जैसी विचारधारा को हराने की, कम्युनिज्म जैसी विचारधारा को खत्म करने की, कम्बैट करने की। And a secular constitution like are necessary but not sufficient to combat communism। एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए कम्बैट करने के लिए, किसी भी देश में या फिर अपने देश में सोच लीजिए कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत तो है, बट दीज आर नॉट सफिशियंट। ये सफिशियंट नहीं है, क्योंकि कम्युनल प्रेजुडिसेस एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ एंड रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड टू बी काउंटर्ड इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर देने से आप कम्युनिज्म को आप कम्बैट नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो रिलीजियस प्रेजुडिसेस हैं, जो आपके जो कम्युनल प्रेजुडिसेस हैं, जो प्रोपेगेंडा है, इनको काउंटर करने की जरूरत है। एवरीडे लाइफ में इनको काउंटर करने की जरूरत है। एंड रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशन, और धर्म के आधार पे जो मोबिलाइजेशन होता है, नीड टू बी काउंटर्ड इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स। और राजनीति में जिस प्रकार से धर्म के आधार पे जो मोबिलाइजेशन होता है, उसको काउंटर करने की जरूरत है। सो ओवरऑल हमने देखा कि सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म क्या होता है, इट इज अ थ्रेटन फॉर आवर डेमोक्रेसी, और हमारे देश के लिए भी थ्रेटन है। इसको कम्बैट करने की जरूरत है। और कम्बैट कैसे करेंगे, हम अपने एवरीडे बिलीफ्स को, कम्युनल प्रेजुडिसेस को, प्रोपेगेंडा को, इनको हम लोग काउंटर करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल एरेना पे रिलीजियस मोबिलाइजेशन को भी रोकना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था को स्टेब्लिश करना पड़ेगा जो एक सेक्युलर मैनेजमेंट हो, जैसे कि हमारे देश में है। तो हमने इस शानदार जानदार जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम था जेंडर रीजन कास्ट, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स, उसके सभी एस्पेक्ट को डिटेल वे में डिस्कस किया। आई होप आपको इस सेशन के सारे एस्पेक्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। सो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। आप सभी लोग पढ़ते रहिए और इस सेशन को दबा के अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, लविंग वन के साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।